कोहलबर्ग पर आ जाएंगे। अब कोहलबर्ग की बात कर लेते हैं, ये आज के लिए लास्ट है। कोहलबर्ग की थियरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थियरी है और इसको समझेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे। अगर पुराने वीडियोस ना देखे हो देख लेना, वो बहुत छोटे छोटे तरीके से एक एक वीडियो, ये पूरा कंप्लीट रिवीजन के लिए वीडियो अच्छा है। हम्म प्री ऑपरेशनल में सीखेगा वो, सिंबॉलिक थॉट की अगर हम बात कर रहे हैं तो। सही है, सही है, बहुत बढ़िया आबा। चलिए फिर, अगर मैं बात करूं कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट, हम सभी जानते हैं। अगर मैं कोहलबर्ग की बात करूं तो कोहलबर्ग ने, नैतिक विकास है क्या पहले ये बताओ। नैतिक विकास में बेसिकली हम बात करें तो कुछ ये सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इधर जाएं या इधर जाएं। ठीक, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अबाउट रॉन्ग और राइट। ठीक, तो ये कोहलबर्ग हैं। और कोहलबर्ग ने क्या किया था, कुछ 16-17 साल तक के बॉयज को लिया था जो एडोलसेंट थे, और उन पर अपना क्या कहें, एक्सपेरिमेंट कहें, या फिर उनको बहुत सारी स्टोरीज या डिलेमास दी। डिलेमा क्या है, दुविधाएं, यानी कहानियां सुनाई, और वो ऐसी कहानियां थी जिनमें दुविधा थी, जिनमें डिसीजन लेने में फंसेगा इंसान। डिलेमा होता है इधर जाएं या इधर जाएं, कोई एक रास्ता आपको चूज करना पड़ेगा, और दोनों में से जो दोनों ही रास्ते हैं उनको एक रास्ता चूज करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसी दुविधा है कि आप दो बहुत ही प्यारे लोग हैं, मतलब आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक, अब कई लोग ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ठीक, तो इस केस में कि अगर बचाने का ऑप्शन, तो आप किसको बचाएंगे? या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एक्सीडेंट आपने सामने देखा, और आपका अगर कोई परिचित है तो शायद आसान हो जाए डिसीजन लेना, लेकिन आप वो एग्जाम देने जाएं या उस व्यक्ति को बचाएं। तो ये क्या है, डिलेमा, दुविधा मिल गई आपको। तो इस तरीके की दुविधा वाली बहुत सारी स्टोरीज उनको सुनाई बच्चों को। उसमें से एक बहुत ही फेमस डिलेमा है हाइंस डिलेमा। अब ये जो हाइंस डिलेमा है, इसको समझते हैं। मॉरलिटी क्या है हमने अभी समझा। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं नैतिक रूप से जिनको हम सही मानते हैं, जैसे झूठ बोलना सही है या गलत, अब सबकी इस पे अपनी अपनी विवेचना होगी। ठीक, तो हम ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ चीजों को सही या गलत मानते हैं। ठीक, तो दैट इज मॉरलिटी। मॉरल रीजनिंग क्या है? मॉरल रीजनिंग है जो हम सही या गलत में से, भाई राइट और लेफ्ट में से आपने एक रास्ता चुना, अब ये राइट चुनोगे या लेफ्ट चुनोगे, इसके लिए कोई रीजन भी तो दोगे ना। अब ये जो रीजन है, किसी बेसिस पे तो आपने चुना होगा ना, कोई रीजन ही तो होगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो मॉरल रीजनिंग है मॉरल डिसीजन लेने के लिए जो आप जिस तर्क का इस्तेमाल करते हो। ये तर्क किस बेसिस पे होगा? आपके संज्ञानात्मक स्तर के आधार पर, कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर आपका ये तर्क बेस्ड होगा। ठीक है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर होगा ये तर्क आपका। क्लियर हो गई बात? ठीक, आपका संज्ञानात्मक स्तर, ये बेसिकली प्याजे का मॉरल डेवलपमेंट था, उससे प्रभावित थी ये थियोरी, कॉपीड नहीं थी, प्रभावित थी। ठीक है बात, क्या हुआ लोकेश? व्यक्ति को बचाएंगे, हाँ, इसमें सबके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। हाँ, कौन है ये? इतना नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल सही बात है। 72 बॉयज थे, उसमें भी कुछ 10 साल, 13 साल, 16 साल तक के कहा मैंने शायद, या कह दिया अगर 16 साल के तो वो डिफरेंट हो जाएगा, बट 16 साल तक के, मतलब 16 साल से ऊपर के नहीं। ठीक, तो वो एक केस है इसमें। ठीक है बात, 5 जुलाई को होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, तैयारी करते हैं, आगे बढ़े। मॉरल रीजनिंग है वो तर्क, वो रीजनिंग, वो रीजन जो आप खुद को दे रहे हैं किसी भी एक डिसीजन के लिए। ये एक बात हुई। मॉरल डिलेमा अभी हमने डिस्कस किया था, दुविधा है इधर जाएं कि इधर जाएं, आप बीच में फंसे हुए हैं, दैट इज मॉरल डिलेमा। ठीक है, अब एक बहुत ही फेमस डिलेमा है, प्रदीप जी ये चल रहा है आपका सेशन पिछले 74 मिनट से, आगे बढ़ते हैं। हाइंस डिलेमा बड़ी फेमस है। हाइंस एक व्यक्ति है जिसकी जो वाइफ है उसको कोई डेडली डिजीज हुई है जिससे जान जाने की संभावना है, यमराज तैयार खड़े हुए हैं। ठीक, और अब एक ही तरीका है कि कोई एक ऐसी दवाई है जो जान बचा सकती है, बाकी कहीं वो दवा अवेलेबल ही नहीं है, वो मेडिसिन, और ये दवा मिलती है किसी एक केमिस्ट के पास, किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने उस दवाई को बनाया है। लेकिन वो इस दवाई को जब ये लेने जाएगा हाइंस, तो वो उसका 100 गुना प्राइस या 10 गुना प्राइस, मतलब बहुत ज्यादा महंगा उसको करके
बेचता है और वो कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हारी वाइफ की जान जाए, कुछ हो, और इससे कम मैं नहीं दूंगा, मैंने इसको बनाया और मैं इसके लिए पैसे वसूलूंगा, है ना। ये वो वाली बात हो गई कि इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री, ये आजकल का स्टाइल है, ठीक। तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो हाइंस कोशिश करता है जितने भी वो अपने रिश्तेदारों से जैसे भी जितना पैसा वो जुटा सकता है उतना वो देता है, 10 गुना तक भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्राइस हाई है उसका और वो मानता नहीं है। अब हाइंस के सामने सिर्फ एक रास्ता है, हाँ यमराज बहुत सुंदर है, एक रास्ता है हाइंस के पास, या तो वो चोरी कर ले, उस दवा को तोड़ करके ले आए उसकी दुकान से, या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। अब दुविधा हो गई ना कि ये इधर जाए या इधर जाए, वाइफ को मरने दे या चोरी कर ले, क्योंकि चोरी करना अपने आप में अच्छी बात मानी नहीं जा रही। तो इस केस में उसको क्या करना चाहिए? तो जो वो 10 साल 13 साल 16 साल के बच्चे हैं, वो अलग अलग एज का बच्चा अलग अलग डिसीजन लेने के लिए अलग अलग तर्क देगा। वो जो रीजनिंग है वो इंपॉर्टेंट है कोहलबर्ग के लिए डिसीजन से ज्यादा, कि आप तर्क क्या दे रहे हैं, ठीक। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो हाइंस की बात करें तो 3 तरह के क्वेश्चन, ये बहुत सारे ऐसे सेवरल क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से कुछ 3 क्वेश्चंस थे कि अगर हाइंस को जो डील है, जो ड्रग है, उसको चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि चोरी करना लॉ को ब्रेक करना होगा, यानी उसको सजा हो सकती है, या फिर हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन, वो जो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि ऐसे मार दिया और जाके सरेंडर कर दिया, तो ये कर देना चाहिए कि चोरी करके और सरेंडर कर देना चाहिए, या फिर हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर, मतलब उसको चोरी तो कर लेनी चाहिए ड्रग, लेकिन प्रिजन नहीं जाना चाहिए, मतलब जेल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तो सही किया, वो भी तो गलत कर रहा था ना, केमिस्ट वाला, वो भी तो उसको 100 गुना प्राइस पर बेच रहा था, तो उसने क्या गलत किया? वो जान बचा ली अपनी वाइफ की। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत कॉमन है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे होंगे। इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग एज के बच्चे अलग अलग बात कहेंगे। जो ये वाली स्टेज है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं इन क्वेश्चंस पर फिर से आऊंगी कि कौन सी स्टेज का बच्चा कौन सा तर्क देगा, ठीक है बात। तो अभी हम उन्होंने इस आधार पर इनके आंसर्स या इनकी रीजनिंग के आधार पर बच्चों की क्या दिया, कुछ स्टेजेस दी मॉरल डेवलपमेंट की। बेसिकली इन्होंने स्टेजेस से भी ज्यादा लेवल दिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है जो लोग पहली बार पढ़ते हैं, बाकी तो नहीं होगी कंफ्यूजन। आप लोग काफी संख्या में जुड़े हुए हैं यार, आज तो बीच में मेरी एनर्जी वैसे लो है कंपैरेटिवली जितनी रहती है उससे। देखिए एक बार अगर मैं बात करूं तो कोहलबर्ग ने लेवल दिए, स्तर कह सकते हैं। कितने लेवल दिए? 3 लेवल दिए, 3 स्तर हैं मॉरलिटी के। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। लेवल 1 को कहा गया प्री कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशन से पहले, यानी पूर्व पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक। दूसरे को कहा गया कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। ये 3 लेवल हैं। अब इन 3 लेवल्स में 2-2 स्टेजेस हैं। कोहलर अलग है, कोहलर वो वोल्फगैंग कोहलर है, वो इंसाइटफुल लर्निंग है, वो डिफरेंट गेस्टाल्टवाद है, ये मॉरलिटी पे थियोरी है। ये कोहलबर्ग है ना, जैसे विलियम स्टर्न और स्टर्नबर्ग अलग हैं, उसी तरीके से कोहलर और कोहलबर्ग अलग हैं, है ना। डोंट मिक्स मैंगोज विद एप्पल्स, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये जो कंफ्यूजन में क्लैरिटी है। अगर मैं बात करूं तो हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं। ये हुई तीसरी स्टेज, फिर ये 4th स्टेज आ जाएगी, फिर ये 5th आ जाएगी और ये आ जाएगी आपकी 6th स्टेज। तो स्टेजेस कितनी हो गई इस हिसाब से? स्टेज शेक बनेगा बहुत बढ़िया शुभांगी। स्टेजेस कितनी हो गई इस हिसाब से? 6 स्टेजेस हो गई टोटल और 3 लेवल्स हो गए। तो लेवल्स कितने हैं? कमर में भी दर्द है भाई, बुढ़ापा नजदीक है मेरा सॉरी। स्टेजेस कितने हैं? 6, ठीक है। इस सीटेट के बाद मैं ऐसे हाइबरनेशन पे चली जाऊंगी, मतलब मैं थोड़ा आराम करूंगी। खैर ऐसा मैं हर सीटेट में बोलती हूँ और आज तक वो हुआ नहीं है, बट इस बार होगा, है ना। 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 लेवल में हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस शामिल हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे लेवल पूछा है यानी स्तर पूछा है, स्तर पूछे हैं तो सिर्फ 3 स्तर हैं, और अगर आपसे चरण पूछे हैं तो चरण है आपके 6। तो इसमें कंफ्यूजन
ना क्रिएट करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन पक्का आता है सीटेट में, तो 100% कह सकते हैं। वैसे 100% कभी कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप ईश्वर नहीं है, बट 99.9% कह सकते हैं। ठीक है, एक जोक सुना दो। हाँ, पेमेंट भिजवा देना स्टैंड अप कॉमेडी का, सुना देंगे। मजाक कर रही हूँ। हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ आजम, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ सिंपल सी बात हो गई, अब इसको एक एक करके समझेंगे बिल्कुल डिटेल में, लेकिन ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस से शुरू होगी, फिर वो उसको म्यूचुअल एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद तीसरी स्टेज आ जाएगी, वो सोशल लॉज की बात करेगा। इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। फिर जो आखिरी है वो अपने आप में खतरनाक लेवल है जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो उन सबको समझेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कहानी पर वापस। सीडीपी में कहानियां बहुत हैं। हाँ, यमराज वाली स्टोरी, हाँ मेरे को तो ले गए थे कई बार, स्टोरी सुना दो यमराज वाली। आ जाओ एक बार। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, स्टेजेस भी कहना गलत होगा, बस मॉरल डेवलपमेंट के लेवल्स और उनके अंदर स्टेजेस। ठीक, तो कट कर लेना। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व पारंपरिक, ये 10 साल की उम्र तक कह सकते हैं इसको। और अगर मैं बात करूं, एज कभी नहीं पूछी जाती आपसे, लेकिन स्कूल चिल्ड्रन कह लीजिए आप, 10 साल की उम्र तक कह लीजिए। पूर्व पारंपरिक यानी परंपराओं से पहले, रूढ़िवाद से पहले, मतलब अभी बच्चे को कुछ नहीं पता आपके समाज में क्या परंपराएं चल रही हैं, क्या रूढ़ियां हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या है वो, उसका जो नैतिकता है, जो उसकी मॉरलिटी है, वो 2 स्टेजेस में विभाजित है। उसके क्या रीजन है देख लेते हैं। एक स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी इसको कह देते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कह देते हैं, कई कई नाम है इनके। ठीक, तो इस स्टेज में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब वो आज्ञा का पालन इसलिए करेगा ताकि पनिशमेंट से बच सके। भाई डांट पड़ेगी मम्मी से इसलिए होमवर्क कर लो। ठीक, झूठ मत बोलो क्योंकि डांट पड़ेगी। हाइंस को वो एक डिफरेंट मतलब चीज पे चला गया। ठीक, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट में, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो बच्चा आज्ञा पालन इसलिए करता है ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, और कोई काम उतना ही बुरा है जितनी ज्यादा पनिशमेंट उसमें मिलेगी। मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिली है, अगर अपने बड़े भाई बहन को 4 थप्पड़ लगते हुए देखे हैं, जो कि गलत है, तो वो 4 जो थप्पड़ हैं, अगर 4 लगे हैं तो मतलब ज्यादा काम गलत किया होगा, अगर 1 लगा है तो कुछ कम गलत काम किया होगा। तो मतलब उसको लगता है पोटेंशियल पनिशमेंट जितना है उसके हिसाब से गलती होगी। ठीक है बात, बहुत बड़ा नीतीश। सेकंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब वो टिट फॉर टैट की बात करेगा कि अगर मैं ये आपके लिए कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा बदले में। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, पहली स्टेज कि बच्चा आज्ञा का पालन करेगा, मम्मी पापा की बात मानेगा सबकी, क्यों, क्योंकि फिर नहीं मानी तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, ये चीज दिमाग में आपके छप जाएगी। ठीक है बात, बहुत बढ़िया श्वेता जी, थोड़ा स्लो चलें, नेटवर्क इशू। अच्छा ठीक है ललित जी, हम बैठ जाते हैं चेयर डाल के। हाँ बहुत बढ़िया अंकिता, अभी तो शुरू ही हुआ है आपका रिवीजन। क्लियर हो गई बात? डिपेंड करेगा, देखो अलग अलग लोग अलग अलग कहेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में अगर आप जॉन डुई पर जाएंगे तो वो कहेंगे क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहेवियरिज्म पर या स्किनर की बात करेंगे वो कहेंगे, या बेंड्यूरा की बात करेंगे वो इमिटेशन की बात करेंगे। तो अलग अलग लोग साइकोलॉजी में अलग अलग चीजें मानते हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आ जाए एक बार अपने टॉपिक पर वापस। फिर है सेकेंड स्टेज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या म्यूचुअल एक्सचेंज कह सकते हैं इसको। म्यूचुअल एक्सचेंज हिंदी में भी अभी डिस्कस कर लेंगे क्या कहेंगे, ये नोट्स में मिल जाएगा। हिंदी की अगर बात करूं, हिंदी में इसको कहेंगे स्वलाभ मानसिकता, मतलब अपना ही लाभ देखेगा व्यक्ति। ठीक, म्यूचुअल एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, मतलब टिट फॉर टैट, ऐसे हाथ मिलाया जाएगा, नोकिया वाला कनेक्टिंग पीपल, के अगर आपको घर का कुछ सामान मंगवाना है तो मुझे पॉकेट मनी देनी पड़ेगी, उसमें से कुछ, मतलब अगर मैं 5 रुपए की चीज लाऊंगा तो मुझे भी 2 रुपए की एक चॉकलेट चाहिए, है ना, क्योंकि मैं घर का कुछ काम कर रहा हूँ। घर का कुछ काम किया उसने तो वो कहेगा, या हम में से कई लोग ये अभी भी करते होंगे, है ना, कि आज मैं ये वाली सफाई कर दूंगा या कर दूंगी, मेरे लिए पराठे बना देना। ठीक, क्या है ये म्यूचुअल एक्सचेंज है, टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा वाली स्टेज है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। ठीक, तो टिट फॉर टैट।
ठीक, जैसे को तैसा, सेल्फ इंटरेस्ट, हर चीज में वो पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा कि मुझे क्या मिलेगा इससे बदले में करने में। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात है। ओके प्रदीप जी, टिट फॉर टैट कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये वो वाले हैं जो कई लोग ये वाला स्टेटस नहीं लगा के रखते थे पुराने जमाने में, पुराना नहीं मतलब जब ऐसे फेसबुक आया आया था, तो कि ऐसे माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, है ना। तो ये वो वाला है कि मतलब टिट फॉर टैट। ठीक है, और एक और चीज अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए दो बच्चे हैं क्लासरूम में, उनकी लड़ाई हो रही है आपस में, टीचर ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो वो कहेगा, टीचर ने पूछा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, तो वो कहेगा इसने मेरी नोटबुक फाड़ी थी, यानी उसको लगा कि मेरा बदला पूरा हो गया। तो वो ऐसी चीजें उसको सुकून तभी मिलेगा जब उसको बदला पूरा हो गया। ठीक है, वो अगर वो कहेगा कि अपनी इरेजर मुझे दे दे, तो वो कहेगा पेंसिल दे दे तू मुझे इसके बदले अपनी, है ना। अगर उसने लंच खिला दिया अपना, तो कहेगा उस दिन मैंने लंच खिलाया था अब मुझे तू ये खिला। तो वो सेल्फ इंटरेस्ट या म्यूचुअल एक्सचेंज की बात होगी सेकेंड स्टेज में, क्योंकि बच्चों को कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है, कन्वेंशन से पहले की स्टेज है। ठीक, तो ये दोनों स्टेजेस यानी पनिशमेंट से बचने के लिए एक तो सही काम करेगा, दूसरा अपना इंटरेस्ट देखेगा, समाज में क्या परंपराएं चल रही हैं उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सेकेंड लेवल आ गया आपका कन्वेंशनल यानी परंपरागत। अब ये पूरा अपने आप में ये महान सा लेवल है कि हम सब इन्हीं में बंधे रह जाते हैं, क्या कहेंगे लोग। ठीक, तो ये सबसे बड़ा रोग वाली कहानी है। तो अगर हम देखें यहाँ, तो ये थर्ड और फोर्थ लेवल है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी गुड बॉय गुड गर्ल, आपको अच्छा कहा जाएगा यदि आपने पेरेंट्स की सारी बातें मानी या ये किया वो किया, है ना। चाहे फिर है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आप जो रूल्स हैं समाज में उनको आप हमेशा फॉलो करेंगे। जो वो हाइंस वाला क्वेश्चन था ना कि अगर वो रूल ब्रेक करता है हाइंस, तो ये गलत होगा क्योंकि इट वुड बी लॉ ब्रेकिंग, मतलब वो रूल्स को तोड़ेगा ऐसा करके। तो ये वाला बच्चा, थर्ड स्टेज वाला बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं करेगा कि गुड बॉय नहीं बचेगा हाइंस, और फोर्थ जो है वो वैसे नहीं करेगा क्योंकि रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं आप, और रूल्स आर रूल्स होते हैं, चाहे कुछ हो जाए रूल्स को इधर उधर नहीं किया जा सकता। ठीक है बात, बहुत बढ़िया अंकिता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ये है आपकी थर्ड स्टेज, सेकेंड लेवल में आएगी। ठीक, स्टेजेस को हम 1 to 6 लेकर के चलते हैं, और लेवल में हम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, हर लेवल में दो दो स्टेज। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं तो यहां बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है, A++ लाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि मम्मी जब देखेंगी तो कहेंगी तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, टीचर जब देखेंगी तो कहेंगी शाबाश, और वो इस शाबाशी के चक्कर में जिंदगी अपने निकाल देगा, उसको बस गुड बॉय गुड गर्ल सुनना है। ठीक, गलत नहीं है इसमें कुछ, मतलब हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं ना। तो मैं दूसरा दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है आपको सब सामने कि गुड बॉय नाइस गर्ल क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। ठीक, तो वो अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभी भी तारीफ सुनना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं स्पेशली, मतलब ऐसे तो ये तो जेंडर बायस हो जाएगा, बट ठीक है, मतलब जैसा माना जाता है, और कि थोड़ी तारीफ कर दो आप, ऐसे कि कोई आंटी आई हो ऐसे तारीफ कर दो आप, वो बहुत बढ़िया आंटी अच्छे लग रहे हो, और वो एकदम नेक्स्ट लेवल। तो ये क्या क्या है, मतलब खुश हो जाएगा, गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो मॉरलिटी किस चीज पे बेसिस है, बेस्ड है कि अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा सुनने को मिलेगा। यू आर गुड गर्ल मैम, देखो तृप्ता ले लो मजे लो सही है सही है। फिर है फोर्थ, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है ये, है ना। तो एक और क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे यदि तुम फर्स्ट आओगे, यदि तुम सच बोलोगे। तो ये क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। देखो क्योंकि इंसान में, ह्यूमंस में इमोशंस है ना, अगर आप सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से किसी को कंट्रोल कर सकते हो तो वो इमोशंस है ना। तो आप इमोशंस के लेवल पे खेल सकते हो, मतलब ये कह सकते हैं, और ये खतरनाक है अपने आप में, मतलब मैं खेलना नहीं सिखा रही हूँ आपको, मैं इवन ये बता रही हूँ कि ये बहुत खतरनाक है। तो इमोशंस को अपने मैनेज करके चलिए, अपने हाथ में रखिए अपनी चाबी, नहीं तो मुश्किल तो होगी ही, बट ठीक है, आग का दरिया है, डूब के जाओगे क्वेश्चन, ये फोर्थ स्टेज है, ज्यादा रद्द हो गया, दिमाग चल गया है मेरा देखो एक बार, हाँ बहुत बढ़िया शुभम, एक ही बात है, एक ही बात है श्वेता, एक ही बात है। हम्म, सही है, आपके नोट से मेरे सीडीपी में 23 नंबर है, बहुत बढ़िया शुभम।
हाँ, बहुत टाइम के बाद सीडीपी वीडियो। अभी तो रिवीजन चलेगा प्रॉपर, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगी सीटेट का, रिवाइज करा दूंगी पूरा। शायर हो जाते हो, शायरी तो बताएंगे कभी। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। अब ये रूल्स आर रूल्स वाली स्टेज है ना। वो होता नहीं था ऐसे, हमारे यहाँ तो बहुत होता था, मतलब ये जो वो एक ऐसे, जब मैं छोटी क्लासेस में थी तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। हालांकि हमारे जैसे बच्चे मजेदार होते हैं, वो कहाँ मानते हैं। वैसे वो होता नहीं था कि एकदम आप ऐसे दो चोटी बना के जानी है, अगर नहीं दो चोटी भी नहीं, तब तो मैं और छोटी थी, 8th में थी। वो हेयर बैंड लगा के जाना है, थोड़े से बाल अगर आपके बड़े हो गए हैं तो। अब उस केस में मैं तो पॉकेट में ही रख के जाती थी, लगा के नहीं जाती थी। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका कोई फ्रेंड भी है जो डिसिप्लिन इंचार्ज है, या आपको भी बना दिया, चलो आपके केस में तो डिफरेंट हो जाएगी बात क्योंकि आप खुद ही हो, लेकिन जो आपका कोई फ्रेंड है जो डिसिप्लिन इंचार्ज है और आपकी बड़ी अच्छी दोस्त है या बड़ा अच्छा दोस्त है ना, क्लास में तो आप बड़े मजे में रहते हो, एक दूसरे का सारा खाना खा जाते हो। अब वो लाइन में लगे हुए हैं वो वाले लोग जो इनडिसिप्लिन्ड हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं आए, तो आपको पकड़ के कहेगा यार दोस्ती अपनी जगह है, रूल्स आर रूल्स। मतलब रूल्स ब्रेक करने पे सजा मिलेगी, बाकी सारे चीजें अपनी जगह पर हैं। ठीक है बात। तो अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया सोने का, अगर मैं बात करूं तो यहां बात होती है मेंटेन करने की। मतलब अगर हम एक के लिए रूल्स ब्रेक करेंगे तो फिर सभी उसको ब्रेक करेंगे और समाज में एक ऑर्डर नहीं बचेगा। तो रूल्स आर रूल्स, या रूल्स आर स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, या रूल्स कैन नॉट बी ब्रोकन। अगर आपने रूल ब्रेक किया है, इसका मतलब फिर सब रूल ब्रेक करेंगे। अगर एक बंदा रूल ब्रेक करेगा, एक बंदा रेड लाइट जंप करेगा, तो सब करेंगे। ठीक है बात। बहुत बढ़िया मन। तो इस केस में ये जो पुलिस की बात हो रही है, मतलब रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, रेड लाइट को जंप नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति रेड लाइट जंप करेगा, सब करेंगे। मतलब अगर एक भी व्यक्ति, क्योंकि रूल्स किस लिए हैं, समाज में एक सोशल ऑर्डर बना रहे, सारी चीजें ठीक से होती रहें, अदरवाइज सब अपने अपने मन से चलेंगे और कोई ऑर्डर नहीं बचेगा। और जब ऑर्डर नहीं बचेगा तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। फिर है लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब ये परंपराओं से दूर चले गए आप, अब आपकी एक इंडिविजुअल मॉरलिटी, आप एक अलग ही लेवल पे हैं। ये हाईएस्ट लेवल है मॉरलिटी का, 2% लोग भी शायद पहुंच नहीं पाते इसके 6th स्टेज में। ठीक है बात। बिल्कुल फास्ट करो। अरे प्रिया खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाना, रोज सोते ही हो। पॉइंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर बहुत ज्यादा फास्ट करने पे यही होता है, मुझे लग रहा है प्याजे मैंने काफी फास्ट पढ़ा दिया है, तो उस चक्कर में कई लोगों ने जो पहली बार पढ़ा होगा उनको दिक्कत हुई होगी। खैर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये 2 स्टेजेस हैं इस लेवल की। ठीक है, ये वाला लेवल सबसे हाईएस्ट है, मतलब कि सिर्फ 1-2% लोग ही पहुंच पाते हैं यहां तक, मुश्किल है। देखते हैं एक बार। 5वें को कहेंगे सामाजिक संविदा, और इसको कहेंगे सार्वभौमिक नैतिकता। देखो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करेगा, वो सोशल लॉज की बात हो रही थी जो 4th स्टेज थी, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को 4th और 5th में। 4th क्या है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है कि आप नियम कायदे कानून बना के रखें समाज में ताकि एक ऑर्डर मेंटेन हो सके। लेकिन 5th स्टेज कहती है कि इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी है। मान लिया समाज का एक ऑर्डर हो, एक कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी हैं, और अगर उसको लगे कि मेरे जो राइट्स हैं वो उनका हनन हो रहा है, तो वो क्या करे, आवाज उठा सकता है, या रूल्स को बदला जा सकता है यदि वो भले में नहीं है या भले के लिए नहीं है तो। ठीक, जैसे वो वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कि एक व्यक्ति है जो इनकम टैक्स नहीं देता, उस पर लीगल प्रोसीडिंग होने के बाद भी, तो वो किस लेवल पर है, यानी 3rd लेवल पर है, पोस्ट कन्वेंशनल पर, और स्टेज पूछ लेता तो 5th हो जाता। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात है। पानी पी लें थोड़ा सा। ओके स्नेहा, चलिए देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अभिविन्यास कहेंगे, और इंडिविजुअल के कुछ राइट्स हैं। मतलब आप अगर समाज के लिए सामने भी आना पड़े, या आपको लड़ना भी पड़े, या आपको अपने लिए भी अगर आपको लग रहा है कोई रूल ठीक नहीं, तो एक इंडिविजुअल भी अपने राइट्स के लिए खड़ा हो सकता है। यहाँ रिश्वत नहीं लेनी, या रिश्वत के अगेंस्ट खड़ा होना, बोलते हैं ना पूरे सिस्टम के खिलाफ एक व्यक्ति, उस तरीके से। ठीक, अपने रूल्स के लिए, बेसिकली इंडिविजुअल ज्यादा है, ये इंडिविजुअल है आपके इंडिविजुअल नीड्स को लेकर के। लेकिन यहां आपको लगता है कि मतलब मैं दुनिया की क्यों मानूं, मैं, मेरे अपने रूल्स हैं, मैं अपने तरीके से चलूंगा, ये सारी चीजें। या फिर आपको लगेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, तो आप रेड लाइट जंप कर सकते हो, क्योंकि समाज के लिए है नियम, लेकिन इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी हैं और एक्सेप्शन में ऐसा किया जा सकता है। ठीक,
अगर हम बात करें सिक्स्थ स्टेज की तो ये है भयंकर लेवल, जो लास्ट लेवल है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत कहेंगे। इसमें ऐसे लोग जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए, बहुत बड़े वर्ग के लिए, लोगों के लिए खुद को भी या खुद की जान तक को भी दाव पे लगा सकते हैं। जैसे वो कारगिल वाला क्वेश्चन था ना, कारगिल में एक मेजर है जो उनको पता है कि उनकी जान को खतरा है फिर भी वो लड़ते हैं, उस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो क्या है, वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। यहाँ आप काइंड ऑफ हल्के फुल्के स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं, जो भी एक हाईएस्ट लेवल है ये कह सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की तो नेल्सन मंडेला, गांधी जी, भगत सिंह, कितने सारे लोग यहाँ आ जाएंगे कि अपनी जान की भी बाजी लग सकती है, बहुत सारे लोगों का अगर फायदा है। तो वो इंडिविजुअल के राइट की बात करता था, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन के भले के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा सकते हैं, जो इनको लगता है कि ये रूल ऐसे होने चाहिए। ठीक है बात वंदना जी, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है अमिताभ। तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, इनके क्रिटिसिज्म को समझ लेते हैं, क्रिटिसिज्म को समझ लेते हैं। इतनी लंबी क्लास, हाँ कोई बात नहीं, 3-3 घंटे के सेशंस पड़े हुए हैं। ये तो फिर भी अभी मुझे थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ता है, बहुत सारी चीजें फिर भी आपके सामने प्रेजेंट हैं। व्हाइट बोर्ड पे जब एक एक वर्ड लिखना था तब भी वो 3-3 घंटे के सेशंस अवेलेबल है। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। अगर मैं बात करूं, बहुत सभी व्यक्तियों के क्रिटिक्स अवेलेबल हैं दुनिया में, क्योंकि जब पॉजिटिव साइड होती है किसी चीज की तो नेगेटिव भी होती है, और कई लोग निकाल भी लेते हैं नहीं होती तो क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इनके कुछ क्रिटिक्स हैं कोहलबर्ग के। वैसे इन्होंने सुसाइड कर लिया था, अब कोहलबर्ग दुनिया में नहीं है। अगर मैं बात करूं, 10 मिनट में खत्म कर देंगे मुश्किल से, मैक्सिमम बोल रही हूँ 10 मिनट। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, ये सभी कल्चर्स में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था या ये जो इनका ये सैंपल था, ये यूएसए के बच्चे थे शिकागो के, उनके ऊपर लिया गया। तो ये सभी संस्कृतियों में ये बात नहीं मानी जाएगी, और ऐसा माना जाता है, ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है इनको, ऐसा इनकी आलोचना की जाती है इस बात पर कि आपने कैसे कह दिया कि सभी कल्चर में लोग इसी तरीके से रीजन करेंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग समाज या परिवार या इमोशंस को लेकर के, मतलब सबकी संस्कृति में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सारी संस्कृति के लोग सेम ही तरीके से डिसीजन लेंगे। ठीक है, कल्चर बायस भी हो गई है। फिर है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। सिचुएशंस कैसी हैं, ये हुआ तो ये होगा, यदि ये हुआ तो ये होगा। जैसे मैंने अभी पूछा था कि व्यक्ति है या एग्जाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने 2 साल मेहनत की है, आपका एक अफेयर चल रहा था, जिससे शादी तभी होगी जब वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे यूपीएससी में, या जो भी एक एग्जाम है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति का, और वो लास्ट अटेम्प्ट है आपका मान लीजिए, या सेकेंड लास्ट भी है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जान बच सकती है यदि आप लेके जाएं। अब यहां कह देना कि हम व्यक्ति को बचा लेंगे, अभी किसी ने लिखा था, लंका लग जाएगी, मतलब आपको डिसीजन लेने में आप डिलेमा में हैं, बहुत भयंकर। और ऐसी कितनी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, वो तो मैंने एग्जांपल्स आसान ले लिए थे कि आप फंसे होंगे कि ये करूं या ये करूं। तो इस केस में क्या होगा, आपने हाइपोथेटिकली हो सकता है कह दिया हो कि मैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा, मतलब मैं तो व्यक्ति की जान बचा लूंगा, लेकिन उस सिचुएशन में आप सेल्फिश बन के निकल के, आपको लगा यार ठीक है, पता नहीं कितने लोग मरते हैं दुनिया में, यहाँ 6 साल का 6 साल का रिलेशनशिप चला जाएगा, जॉब नहीं मिली तो। ठीक है, तो वो खतरनाक है। ठीक है, बिल्कुल आधी दुनिया की कहानी है। कैरल ग्लेगन ने क्रिटिसाइज किया है बायस्ड सैंपल्स पर, कि सिर्फ मेल सैंपल्स को आपने क्यों लिया, और जो फीमेल्स की मोरालिटी है उनका जो रीजन है वो डिफरेंट होता है, वो इमोशनली भी सोचती हैं ज्यादा और मेल्स के कंपैरिजन में। हाँ, क्लियर हो गई बात। मजहर कर देंगे कल से 9 बजे। ठीक है बात। सही है तन्वी। तो ये 3 छोटी छोटी बातें हैं। जेंडर बायस भी कहा जाता है इस थ्योरी को, क्योंकि कैरल ग्लिगन ने ये कहा कि सिर्फ आपने मेल सैंपल्स लिए, फीमेल्स की मोरालिटी अलग हो सकती है, क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, ज्यादा केयरिंग होती हैं, और पता नहीं क्या क्या होती हैं। ठीक, तो जेंडर बायस्ड है, किसने कहा है, कैरल ग्लिगन ने। ग्लिगन आई थिंक इनकी स्टूडेंट थी या हैं अभी भी ये। ठीक, तो इनकी एथिक्स पे भी थ्योरी है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वही बात है कि हमसे जब पूछा जाता है, या उन सैंपल्स से, उन बच्चों से जब पूछा गया होगा, तो हो सकता है आप अपने आप को कुछ भी, या आपको सोचने में आसान लगे तो आपने कह दिया हम ये करेंगे, तो वो हाइपोथेटिकल हुई ना, परिकल्पनात्मक हुई। हो सकता है रियल सिचुएशन में वो कुछ और करते, तो इसलिए भी इसको कहा गया है हाइपोथेटिकल। ठीक है बात। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी, और मैं भी कुछ खा पी लूंगी जाके। और एक क्लास का आज वजन बढ़ गया, एक क्लास को कैंसिल करना पड़ा, ये लंबा सेशन था। देखिए एक बार,
कर देंगे फिफ्थ स्टेज एक्सप्लेन, पहले आंसर करो। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थियरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। मतलब कि अगर हम कोलबर्ग की थियरी की बात करें, लेवल कौन सा है? कन्वेंशनल, यानी सेकेंड लेवल है, पारंपरिक। तो एक व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए किस एक ऑप्शन को सही मानेंगे आप? सही मानेंगे आप भाई? हाँ, बताइए एक बार। कोई बात नहीं मोनिका, ये तो खुशी की बात है। ऐसे कई लोग तो आते ही डिसलाइक कर रहे हैं, जैसे कई लोग लाइक करने आते हैं। ज्यादातर लोग, 1-2% लोगों को अगर ना पसंद आए तो उतना तो जरूरी है, ज्यादा मीठा हजम नहीं होता। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। एक मॉरल डिसीजन लेने के लिए कन्वेंशनल लेवल पे आप किस चीज को सही मानेंगे? पर्सनल नीड्स को, इंडिविजुअल वैल्यूज को, फैमिली एक्सपेक्टेशंस को, या फिर पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व? आंसर कीजिए थोड़ा सा, बताइए एक बार। धन्यवाद हर्षा। अरे यार अच्छा, प्री कन्वेंशनल है, ध्यान से पढ़ लेना, ये मैंने गड़बड़ पढ़ लिया। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, तो सिंपल है फिर तो, पनिशमेंट से बचने के लिए आप ये काम करेंगे, सिंपल। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। मतलब कि अगर मैं बात करूं कोहलबर्ग के अनुसार, जो थिंकिंग प्रोसेस है, एक आपकी चिंतन की प्रक्रिया जो जजमेंट्स में इन्वॉल्व है, सही और गलत का जजमेंट लेने में जो एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, पहला ऑप्शन है मॉरल रीजनिंग, मॉरल रियलिज्म कहलाएगा, मॉरल डिलेमा, या मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ हो जाएंगे 10,000 लाइक्स तो आप लोग बिना कहे करते हैं, और ठीक है। मतलब जिस दिन मैं थियरी कराती हूँ, ये मेरी खास बात है, मुझे याद भी नहीं रहता कि लाइक का भी बोलना है, या क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये तो मज़े के लिए मैं कहती रहती हूँ बीच में, और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, बहुत अच्छा रेशो रहता है। मतलब अगर देखा जाए तो मॉरल रीजनिंग सिंपल है, वो तर्क जो आप निर्णय लेने के लिए लगाते हैं, वो रीजनिंग। ये जो मैंने अभी रीजनिंग की कहानी बताई थी कि आप ये सोचेंगे पता नहीं कितने लोग मरते हैं, या हो सकता है कोई और हेल्प कर देगा इनकी, मेरा तो एग्जाम चला जाएगा, मेरी तो शादी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी तो लाइफ का सवाल है। ये जो रीजन दे रहे हैं आप एक डिसीजन पर जाने के लिए, यही है मॉरल रीजनिंग। अगर आपने दूसरी तरफ रीजनिंग दी होती तो वो मॉरल रीजनिंग हो जाती। तो तर्क लेने के लिए जो आप, सॉरी, डिसीजन लेने के लिए आप जो तर्क देते हैं वही सही है। ठीक है बात, मतलब वही सही नहीं है, वो मॉरल रीजनिंग कहलाएगा। मॉरल डिलेमा है जो दुविधा है। आ चाइल्ड रीजन्स, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, ये कौन सी स्टेज है? फटाफट से बताइए। गुड बॉय गुड गर्ल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन? बताओ एक बार। डिलेमा दुविधा होती है, उस दुविधा से बाहर आने के लिए आप एक रीजनिंग लगाएंगे, वो मॉरल रीजनिंग कहलाएगी। लिखा हुआ है उसमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं है डिलेमा। डिलेमा एक सिचुएशन है, आपको दुविधा में डाल दिया, लेकिन उसमें जो थिंकिंग प्रोसेस करोगे वो मॉरल रीजनिंग है। तो कंफ्यूज ना हो ऐसी चीजों में। बहुत बढ़िया तरुण, थैंक यू सिंपी। 10K डन, अरे वाह गजब, बहुत बढ़िया। मतलब बीच में 3 बार कनेक्शन खराब हो गया, सारी चीजें, लेट सेशन शुरू हुआ, फिर भी एक तो आप लोग इतने लोग बने हुए हैं, 4.5 तो कम से कम, और फिर उसके बाद आप लोग 10,000 लाइक, हम लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज खाने की जरूरत नहीं है, आज लाइक्स खाएंगे। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है ये, ठीक है। आज चाइल्ड रीजंस, यू डू दिस फॉर मी, टिट फॉर टैट है सिंपली, कि भैया तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, सिंपल। क्या है ये? सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा। गुड बॉय गुड गर्ल नहीं है ये, उसको फर्क नहीं पड़ता आप अच्छा कह रहे हो या बुरा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, देखो इनके कई कई नाम हैं। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, एक और नाम था, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो पहला होता है, ये 4th है आपका। आगे बढ़ जाएंगे, अब लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल में ये, नहीं अभी और है, 2 क्वेश्चन और हैं आपके। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगॉस्की का है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे आंसर करके जाओ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, फटाफट से आंसर कीजिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन वाइगॉस्की's theory is tasks too difficult for children but can be achieved through adult support themselves. Teachers interference hamper learning. Development is a proximal zone of growth. Learning takes place in formal settings only. बताइए एक बार, आंसर कीजिएगा।
नहीं अंजलि आज नहीं लूंगी, वो क्लास 10:30 से थी, ऑलरेडी उससे 1 घंटा आगे जा चुके हैं हम, वो कल ले लूंगी, कैंसिल किया है। वही मैं बोल रही थी, मैं जहां होती हूँ मैं वहीं होती हूँ, और लेट्स लर्न की बात हो तो ऑब्वियसली फिर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। धन्यवाद राजवीर। आंसर कीजिए। इट्स जॉन। ओके जॉन, नाम तो आपको जॉन नहीं होगा, हमने तो नहीं देखा इंडिया में माँ बाप जॉन नाम रखते हो तो। आंसर कीजिए। ए ऑप्शन, टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट कैन बी अचीव थ्रू अडल्ट सपोर्ट। बहुत ही सुंदर जवाब। ठीक, क्या इसको 2 तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ये डिफरेंस है किसके बीच का, जो आप खुद कर सकते हैं और जो आप किसी की मदद से कर सकते हैं उसके बीच का। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, तो हम कह सकते हैं वो चीजें, वो टास्क जो आपके खुद के करने के लिए डिफिकल्ट हैं, ये थियरीज आपको खुद समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, अगर हमने ये डिस्कशन किया 105 मिनट का, तो हो सकता है, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, एटलीस्ट कुछ हद तक क्लैरिटी आई होगी। फिर वीडियो देखना फिर से तो आ जाएगी, थोड़ा सा पढ़ोगे फिर से थियरी और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आ जाएगी क्लियर। ठीक, तो ऐसे टास्क जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं खुद के लिए अचीव करना, बट अडल्ट सपोर्ट या आपसे जो ज्यादा जानने वाला व्यक्ति है उसकी सपोर्ट से अचीव किए जा सकते हैं, उसको आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। द फैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मल सेटिंग की बात नहीं करते, वाइगोस्की कहते हैं आप जिंदगी से सीख सकते हो। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू। जो बच्चे हैं उनको कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है, ऐसा कौन मानेगा। कल्चर की बात हो रही है, वर्ड्स को पकड़िए, सोसाइटी, कल्चर। आंसर कीजिए। धन्यवाद पूनम जी, मुझे तो पहले से है ही, अच्छी बात है ये तो, शिखा। ओ गॉड। दोनों संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, श्लोक, दोनों संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। सीटेट तो अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया रिवीजन। कल करेंगे, इंग्लिश पेडागोजी खत्म कर देंगे 2-3 दिन में, मैं टॉपिक्स करा दूंगी। क्लीगन की थियरी आती नहीं है, अभी मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी, उसका एमसीए का कुछ है, एथिक्स का एग्जाम, उसमें आती है, हमारे लिए नहीं आती है, जरूरत पड़ेगी तो करा भी देंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, सिंपल है, लेव वाइगोस्की, सिंपल है, लेव वाइगोस्की। समाज और संस्कृति से मनुष्य सीखता है अंतःक्रिया इंटरेक्ट करके, ये कहेंगे लेव वाइगोस्की। प्याजे इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही सहमत होंगे, हुए तो। स्किनर और पैवलव तो अपना बिहेवियरिस्ट है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जो कि है लेट्स लर्न ना। और ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लेना, लेट्स लर्न स्क्वाड। लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करोगे तब जाके चैनल आएगा लेट्स लर्न के नाम से। ठीक है, चैनल का नाम लेट्स लर्न स्क्वाड नहीं है, वो फेक है, अगर किसी ने बनाया है तो। 1,13,000 के आसपास लोग, हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वो स्ट्रेंथ देख के जो ओरिजिनल चैनल है उसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री है ऑब्वियसली सब कुछ, टेलीग्राम पर और जैसे यूट्यूब पर है। तो उस केस में पीडीएफ वहाँ बहुत सारी शेयर की हुई है, आगे भी कर दूंगी, और शायद 1 हफ्ते में ऐप का भी हो जाए। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और आपकी इच्छा है तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। यहीं हम अपनी कहानी को समाप्त करेंगे, और अपनी कहानी को नहीं, आज की कहानी को, इस टॉपिक को, अभी अपनी कहानी समाप्त होने में समय है थोड़ा। खैर, अब कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वो बता दो, और आप सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर, लाइक कीजिए ना कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपके दोस्त हैं, जिनको कुछ इंटरेस्ट है पढ़ने में, सीखने में, है ना। हाँ, चलिए, अभी तो बहुत सारी क्लासेस आनी बाकी हैं। सुपर क्लास, धन्यवाद। बहुत थक गए होंगे, नहीं ठीक है भाग्यश्री जी, आजकल मैं थोड़ी थकी हुई रहती हूँ, है ना, थोड़ा ढीला चल रहा है मामला, बट ठीक है, हो जाएगा। हाँ, डिनर बिल्कुल लिया जाएगा। ईवीएस वीडियोस हाँ मोर देन सफिशिएंट है, अगर नॉर्मल पेपर आता है तो। अनअकैडमी पर क्लास है कितना था? नहीं नहीं अंजलि अभी नहीं है, वो तो 10:30 थी, उसको अभी डिले कर दिया, कल रीस्केड्यूल कर दिया, कल लूंगी। 5 मास्टर क्लास कैसे मिलेंगी? मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने किया हुआ है टेलीग्राम पर, एक बार देखो। और हिंदी पेडागोजी तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, 1 घंटे में ही फ्री है वो सभी के लिए, जाके उसको देखो, 1 घंटे का सेशन, अच्छा सेशन है। बाकी यहाँ भी मैं कराऊंगी रिवाइज, बट होता है ना किसी किसी दिन आप बहुत ज्यादा जोन में होते हो, तो वो इसलिए देख लेना उसको तो। ठीक है, थैंक यू परमानंद जी। चलिए टड़ा बाय बाय। कोई बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा सेशन लगा, कहाँ कंफ्यूजन रही, तो मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो में वो कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।
कोई मिस्टेक रही हो तो क्षमा चाहती हूँ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।